यूं तो भारत में कई स्कैम हुए हैं, लेकिन जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अमीर बनने के लिए ऐसी ऐसी तरकीबों को अपनाया है जो आम इंसान की सोच के एकदम बाहर है। तुक्का आणि दाव में बहुत फर्क है वीरेन। मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। 2003 कुछ ऐसा हुआ कि उंगलियों पर गिनने वाला देश कैलकुलेटर पे भी न गिन सका। ये घोटाले इतने बड़े हैं कि अपनी दिमाग की मदद से हजारों लोगों को धोखा दे चुके हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार को भी करोड़ों की चपत लगा चुके हैं। इन घोटालों के बाद कुछ क्रिमिनल तो पकड़े गए, लेकिन कई फरार हो गए। इन घोटालों में 5वें नंबर पर आता है राजू रामलिंग, जिसे 1-2 का 4 भी कहा जाता है। राजू का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। सत्यम कंप्यूटर सर्विस शुरू करने से पहले राजू ने होटल, स्पिनिंग मिल और रियल एस्टेट में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। राजू ने पहले विजयवाड़ा के एक कॉलेज से बीकॉम किया और अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी से एमबीए। राजू ने पहले स्पिनिंग मिल शुरू की, जिसका नाम सत्यम रखा था। बाद में एक अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई और राजू ने झूठ का ताना बाना बुनने का धंधा शुरू कर दिया। 7 जनवरी 2009 को सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम के शेयर एक दिन में 78% गिर गए। इसी कंपनी का संस्थापक और चेयरमैन था राजू रामलिंग, जिसने अपनी ही कंपनी में 7800 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इसमें निवेशकों के करीब 14,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। दरअसल राजू ने सत्यम कंपनी की शुरुआत 1987 में की थी। उसी दौरान इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिनसे पिछड़ने का डर राजू को सताता रहा। एक भी कदम पिछड़ने के डर से राजू ने शुरू किया अकाउंटिंग का जादू और अपनी ही कंपनी का मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगा। कंपनी का दावा था कि उसकी बैंक खाते में 5,000 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है, लेकिन हर बैंक में जाकर खाते कौन चेक करता है? तो हर किसी ने राजू की बात मान ली, लेकिन हकीकत ये है कि राजू के पास कोई पैसा ही नहीं था। जब राजू के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा तो उसने उल्टे सीधे फैसले करने शुरू कर दिए, जिसके चलते कंपनी के शेयर होल्डर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो राजू ने अपनी ही 2 कंपनियों मेटास इंफ्रा और मेटास रियल एस्टेट को सत्यम में विलय करने का प्रस्ताव रखा, जिससे कंपनी के एडीआर की कीमत में 51% की कमी आई। जब हालात हाथ से निकलते गए तो राजू ने दुनिया के सामने मान लिया कि उसने कंपनी का झूठा फायदा दिखाया। बैंक बैलेंस तो दूर की बात, उसके पास तो बिजनेस चलाने तक के पैसे नहीं है। जिसके बाद राजू को 2015 में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। नंबर 4 पर आता है विजय माल्या। The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears a suits and throws lavish parties. You are not going to get an answer. The answer will be given. भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों को 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगाया था। इसमें 1,600 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी ने 800 करोड़, आईडीबीआई ने 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा तो नंबर 1 पर है। विजय माल्या हमेशा से ही एक रंगीन मिजाज इंसान था, जिसे पार्टी, शराब ये सभी भाता था। खैर, जब तक सब ठीक था किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये किंग ऑफ गुड्स टाइम करोड़ों का फ्रॉड करके किंग ऑफ बैड टाइम्स बन चुका है। दरअसल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी। किंगफिशर को बड़ा बनाने की चाह में विजय माल्या ने 2007 में देश की पहली लो कॉस्ट एविएशन एयर डेक्कन को टेक ओवर कर दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 5 साल के अंदर ही माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और पूरा बिजनेस खत्म हो गया। हालात बद से बदतर हो गए। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि विजय माल्या कर्ज के बोझ तले दब गया और देश छोड़कर फरार हो गया। इस घोटाले के बाद बैंकों पर सवाल भी उठने चालू हो गए। आखिर उन्होंने क्या सोच समझकर विजय माल्या को लोन दिया? बात यह भी उठ रही थी कि शायद इसमें कुछ बड़े अधिकारियों के हाथ भी हो सकते हैं, जिनके कहने पर भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंक ने ढेर सारा लोन माल्या को दे दिया। नंबर 3 पर आता है नीरव मोदी का पीएनबी घोटाला। Today we were looking at Indian brands and Nirav Modi was that brand. पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में एक बड़ा घोटाला होने की खबर सामने आई थी। इस घोटाले का मुख्य आरोपी था नीरव मोदी, जो बैंक को करीब 11,500 करोड़ का चूना लगाकर घोटाला सामने आने से कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ विदेश भाग गया। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में जाकर छुपा है। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में भी मुकदमा चल रहा है और उसे आज भी भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। नंबर 2 पर आता है केतन पारेख, जिसने हिला दी स्टॉक मार्केट की दुनिया। Ketan Parekh, Big Bull Ketan Parekh. he was responsible for the stock market crash. This scam may go up to more than 800. एक समय में केतन पारेख हर्षद मेहता का ट्रेनी हुआ करता था। जैसा गुरु था वैसा ही चेला निकला। केतन पारेख ने भी हर्षद मेहता की तरह शेयर बाजार से घोटाला किया था।
उसने भी हर्षद मेहता की तरह कुछ शेयर्स की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाया। उसके 10 फेवरेट स्टॉक थे जिन्हें वो ऑपरेट करता था। इन स्टॉक्स को उस समय के 10 स्टॉक्स भी कहा जाता था, जिसके जरिए केतन पारेख ने करीब 800 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। दरअसल जिस तरह हर्षद मेहता ने घोटाला करने के लिए बैंकों का इस्तेमाल किया, उसी तरह केतन पारेख ने भी बैंकों से पैसा लेकर शेयर बाजार में लगाया। हर्षद मेहता फर्जी बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल किया करता था, तो केतन पारेख ने भी फर्जी पे ऑर्डर के जरिए घोटाला किया। पे ऑर्डर डीडी जैसे इंस्ट्रूमेंट जिसे बनवाने से पहले बैंक में पैसे जमा करने होते थे। केतन पारेख ने बैंक से 60 बांट करके फर्जी पे ऑर्डर बनवाए और उन पे ऑर्डर के दम पर दूसरों बैंकों से पैसा लेकर शेयर बाजार में लगाता रहा। वह कुछ शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ाता था और जब दाम काफी बढ़ जाते थे तो उन्हें बेच देता था। हर्षद मेहता ने जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम किया था, वहीं केतन पारेख ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लुभाया, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए मोटी रकम होती थी। जब शेयर के दाम बढ़ते थे तो रिटेल निवेशक अपने आप ही उस शेयर की ओर खींचे चले जाते थे। इस घोटाले का पर्दाफाश भी सुचेता दलाल ने ही किया था। और नंबर 1 पर आता है हर्षद मेहता। Early 90s, the old heroes were gone and the new ones were yet to देख rise. मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और इसमें मुझे जो तुक्का आणि दाव में बहुत फर्क है वीरेन। मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। अगर कभी बात शेयर बाजार से जुड़े किसी घोटाले की होती हो तो हर्षद मेहता का नाम उसमें सामने जरूर आता है। हर्षद मेहता के घोटाले को लोग महाघोटाला भी कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यह करीब 4025 करोड़ का घोटाला था। यानी अगर सिर्फ इन्फ्लेक्शन के हिसाब से देखें तो आज के समय में इसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए होंगे। दरअसल 90s के दशक में हर्षद मेहता को शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उसका स्टाइल और महंगी महंगी गाड़ियां देखकर हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की उस समय की कुछ खामियों को अपना हथियार बनाया और शेयर बाजार से खूब नोट छापे। उस समय उसने एसीसी के शेयर को 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक पहुंचा दिया था। वह शेयर बाजार में शेयर को ऑपरेट करता था। कुछ चुनिंदा शेयरों में खूब सारा पैसा डालकर उसे आसमान की ऊंचाई तक ले जाता था। लोग भी शेयर में तेजी देकर उसमें खूब पैसा लगाते थे, लेकिन जब कीमत बहुत ज्यादा अधिक हो जाती थी तो मुनाफा लेकर निकल जाता था। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतने पैसे आते कहां से। दरअसल वो बैंकों से फर्जी बीआर यानी बैंक रिसिप्ट के दम पर पैसा लेता था और उसे शेयर बाजार में लगा देता था। जब तक पैसे लौटाने का वक्त आता था तो वो दूसरे बैंकों से पैसा लेकर फिर पैसा चुका देता था। इसी तरह वो गलत तरीकों और राजनीतिक संबंधों के दम पर तमाम सरकारी बैंकों से ढेर सारे पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाने लगा। जब 1992 में मामला खुला तो शेयर बाजार क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों के बहुत सारे पैसे डूब गए। इस घोटाले का भी पर्दाफाश सुचेता दलाल ने ही किया था।